So okay class, so in first year English we are going to discuss about the target paper for 2025। जैसे कि इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के टारगेट पेपर्स आप सबको बताए थे, तो आज मैं तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो इंग्लिश के फर्स्ट इंग्लिश के टारगेट पेपर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के लिहाज से रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में फर्स्ट इंग्लिश के टारगेट पेपर के हवाले से कि किस तरह से द हाउ टू गेट 90+ मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज के इंग्लिश में 90+ मार्क्स आप किस तरह से गेट कर सकते हैं, मिनिमम एफर्ट्स के ज़रिए, मिनिमम तैयारी के ज़रिए मैक्सिमम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तो इसके लिए जाहिर सी बात है टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर आज कवर अप हो जाएंगी, जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो इंटर प्री इंजीनियरिंग के हों, प्री मेडिकल के हों, कंप्यूटर साइंस के हों, कॉमर्स के हों, चाहे आर्ट्स के हों, कराची के तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काबिल कबूल है। ये लेक्चर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो आज मैं बनाने वाला हूँ। चूँकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे इंग्लिश में नंबर नहीं आते हैं अच्छे, तो उसकी क्या वजह है, तो उसके हवाले से बता दूंगा किस तरह से तैयारी करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं, किस तरह से आपको कम से कम वक्त में, अगर आप आज भी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो किस तरह से 10 डेज़ के अंदर अंदर आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो सकती है इंग्लिश की। तो इस हवाले से मैं आपको बता दूंगा। जो बच्चे पूरे साल नहीं पढ़े, जो 4 आप पढ़े हैं, तो अब कैसे तो पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, तो इस हवाले से बता दूंगा, ठीक है। तो ये एक तरह से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो फर्स्ट इंग्लिश के अंदर मैं डिलीवर कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो इससे आप सबको बेनिफिट होगा, फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस लेक्चर में जानेंगे कि 90+ मार्क्स इंग्लिश में किस तरह गेट करेंगे। ये टारगेट पेपर है जो हर साल में फर्स्ट इंग्लिश के जो है वो बनाता हूँ, तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी फैकल्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए अक्सर बच्चे मुझसे इंडिविजुअली व्हाट्सएप पर पूछते हैं, तो बेहतर है कि मैं आपको एक वीडियो बनाकर सारे एक साथ बता दूँ। एक एक करके बताना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि हज़ारों बच्चे सवाल कर रहे होते हैं, तो बेहतर है कि एक साथ मैं आपसे तमाम स्टूडेंट से शेयर कर दूँ यूट्यूब पर। तो स्लाइड बढ़ाएं, ठीक है। जहाँ तक फर्स्ट ईयर के पेपर के समरी की बात करें तो फर्स्ट ईयर का पेपर किस तरह से होता है, 3 आवर्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है और पासिंग मार्क्स हमारे पास 33 होते हैं। तो 3 घंटे आपको टोटल दिए जाते हैं तमाम सब्जेक्ट्स की तरह, तमाम सब्जेक्ट से 3 घंटे के सवाए इस्लामियत को छोड़कर। मार्क्स 100 है, 100 मार्क्स के पेपर है। उर्दू, मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये वाहिद सब्जेक्ट है जो हमारे पास 100 मार्क्स के होते हैं फर्स्ट ईयर में। और पासिंग मार्क्स कितने हैं, 33% पासिंग मार्क के लिहाज से 33 नंबर पर पास है। लेकिन यार सी बात है, हम यहाँ पर पासिंग मार्क के लिहाज से नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे 90+ मार्क्स कैसे अचीव करना हो तो उस वाले से बात कर रहे हैं। पास तो हो ही जाते, इतना मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट, तो 3 सेक्शंस हमें पता है कि हमारे पास होते हैं इंग्लिश के अंदर, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए जो हमारा होता है ये होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs 20 मार्क्स का होता है, 20 MCQs हमारे पास इसमें होते हैं। तो 20 MCQs होते हैं और तमाम MCQs के आंसर आपको देने होते हैं। MCQs के अंदर हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती और इसके लिए आपको OMR शीट प्रोवाइड की जाती है या बबल शीट होती है, इसके अंदर आपको फिलअप करके आंसर्स देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट के अंदर तमाम MCQs OMR शीट पर ही होते हैं, ठीक है। तो 20 MCQs होंगे। MCQs कहाँ से आएंगे, MCQs आ सकते हैं आपके पास चैप्टर्स से, आपके प्रोज से, पोइट्री से आ सकते हैं, प्ले से आ सकते हैं और ग्रामर सेक्शन से भी आपके MCQs बन सकते हैं। इन चारों जगह से MCQs आ सकता है। कहाँ से प्रैक्टिस करी जाएगी इसकी MCQs की, तो डू प्रैक्टिस फ्रॉम बुक। बुक के सारे MCQs देख लें। पास पेपर्स जो हैं वो आपके 5 ईयर्स, इसके MCQs देख लें और टॉप 4 कॉलेजेस के पेपर्स आप देख लें। टॉप 4 कॉलेज से मुराद, मतलब अगर हम बॉयज़ कॉलेज की बात करें तो आदमजी, डीजे, दिल्ली, फॉरमैन के देख लें, जिसमें सभी तो डीजे और दिल्ली का पेपर हुआ, आदमजी और फॉरमैन का ईद के बाद है। गर्ल्स कॉलेज में अगर टॉप 4 देखना चाहे तो PCHS है, सेंट लॉरेंस है, खातून पाकिस्तान है, सर सैयद है। इनके जो है पेपर्स आप देख लें। इसमें से आई थिंक PCHS का पेपर हो गया है और सर सैयद के भी शायद चल रहे हैं, ठीक है। सेंट लॉरेंस से भी नहीं हुआ है और खातून पाकिस्तान भी अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये पेपर्स आप देखेंगे तो उसमें MCQs एटलीस्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ग्रामर बेस्ड MCQs कहाँ से आते हैं, 3 जगह से आ सकते हैं या 4 जगह से आ सकते हैं। पहला तो रेगुलर इरेगुलर वर्ब पूछा जा सकता है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब पूछा जा सकता है, पोएटिक डिवाइसेस से MCQs बन सकता है और इसी तरह से एक और जगह से आ सकता है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के हिसाब से। तो यहाँ पर इस लेक्चर में स्पेशली मैं आपको ग्रामर बेस्ड MCQs
चूँकि इसकी प्रैक्टिस जाहिर सी बात है, इसका कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना पड़ता है। इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ ग्रामर बेस्ड MCQs के हवाले से कि वो किस तरह से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री से जो MCQs आ सकते हैं, तो वो सारे MCQs दिखाता हूँ मैं आपको। एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री से मुराद पोइट्रिक डिवाइसेस से MCQs क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिफरेंट स्टैंजाज हमारे पास पोइट्री के अंदर होते हैं और हर लाइन के स्टैंजा का नाम अलग होता है। 2 लाइन के स्टैंजा का नाम याद रख लें, कपलेट। 3 लाइन है तो टर्सेट, 4 लाइन है तो क्वार्ट्रेन, 5 लाइन है तो क्विंटेन, 6 लाइन है तो सेस्टेट, 7 लाइन को सेप्टेट कहते हैं और 8 लाइन वाले स्टैंजा हमारा ऑक्टेव कहलाता है। तो ये आपको सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि 2 लाइन से लेकर 8 लाइन तक के स्टैंजा होता है। हर स्टैंजा का अलग अलग नाम होता है, कपलेट, टर्सेट, क्वार्ट्रेन, क्विंटेन, सेस्टेट, सेप्टेट और ऑक्टेव। ठीक है, बाकी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसमें भी आ जाएगा। बाकी मैं आपको इसका PDF आपको चाहिए होगा वो भी भेज दूंगा, क्योंकि ये तो स्लाइड्स चल रहे हैं पावर पॉइंट के हमारे पास इस वक्त। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करें। अच्छा, इस तरह से सिमिली क्या चीज़ होती है, तो सिमिली और मेटाफोर आपको पता है कंपैरिजन के तरीके हैं। सिमिली में क्या होता है, सिमिली इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स यूजुअली विद द वर्ड्स लाइक और एज। लाइक और एज के वर्ड के साथ क्या करें, हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, इसको सिमिली या तशबीह कहते हैं उर्दू में। जैसे आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, डैफोडिल्स की फर्स्ट लाइन है ना, मैं बेमकसद फिर रहा था जैसे कि कोई बादल। तो यहाँ पर शायर ने तशबीह दी अपने आप को एक क्लाउड से एज के वर्ड के साथ, तो दिस इज़ अ सिमिली। या फिर लाइक अ डायमंड इन द स्काई, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ये भी एक सिमिली है। तो लाइक के वर्ड के साथ हम क्या करें, कंपैरिजन कर रहे हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है मेटाफोर। मेटाफोर होता है सहारा। मेटाफोर में भी कंपैरिजन होती है, लेकिन इसमें क्या कंपैरिजन होती है, डायरेक्ट कंपैरिजन होती है। लाइक और एज के वर्ड इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, डायरेक्टली एक चीज़ को दूसरी चीज़ बताई जा रही होती है, एक वर्ड की जगह पर दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा होता है, उसको मेटाफोर कहते हैं। तो मेटाफोर इज़ एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स विदाउट लाइक और एज। लाइक और एज के वर्ड के बिना हम लोग कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रोड वॉज रिबन ऑफ मून लाइट। द रोड वॉज रिबन ऑफ मून लाइट, जो सड़क थी वो मून लाइट की एक रिबन थी। अच्छा, ये नहीं कहा जा रहा है कि सड़क जो है ना रिबन ऑफ मून लाइट जैसी थी, कहा जा रहा रोड जो है वो असल में रिबन ऑफ मून लाइट ही थी। तो दिस इज कॉल्ड अ मेटाफोर। मेटाफोर में क्या करते हैं, हम डायरेक्टली एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तशबीह दे देते हैं कि द रोड जो है वो क्या थी, रिबन ऑफ मून लाइट थी। तो अगर एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से डायरेक्टली कंपेयर कर दें, दिस इज कॉल्ड मेटाफोर। नेक्स्ट आगे बढ़ें। पर्सोनिफिकेशन एक और एलिमेंट ऑफ पोइट्री है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, एक बेजान चीज़ के अंदर जानदार जैसी या ह्यूमन बींग्स जैसी क्वालिटीज़ को अगर आप डाल दें शायरी में, दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि अ ब्रेव हैंडसम ट्री फेल, एक बहादुर हैंडसम दरख्त गिर गया। तो जो ब्रेव और हैंडसम ये 2 वर्ड्स जो है ना इंसानों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दरख्त कभी भी ब्रेव और हैंडसम नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी शायरी में लिखा गया तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन है। एक ऐसी चीज़ में या एक नॉन ह्यूमन बीइंग चीज़, मतलब एक ऐसी चीज़ जो इंसानी नहीं है, इंसान नहीं है, जैसे पौधे हैं उसमें इंसानों जैसे कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर देना, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। समझ में आ गई बात सबको। शॉर्ट में बस मैंने लिखा, ज़्यादा लंबी बात नहीं की। आगे बढ़े। हाइपरबोली। हाइपरबोली किसे कहते हैं, एग्जेजरेशन ऑफ द फैक्ट्स। मीन्स किसी चीज़ को चढ़ाकर बयान करना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट कर देना। जैसे शी हैड सेड सो ऑन सेवरल मिलियन ओकेजन्स, उसने ऐसा कहा लाखों करोड़ों मौके पर उसने ऐसा कहा है। या मैं नहीं बोलते कि 100 बार मैंने तुम्हें समझाया है कि ऐसा मत किया करो, या 1000 बार मैंने तुमसे बोला ऐसा मत किया करो, तो 1000 बार तो कोई नहीं बोलता है। मिसाल के तौर अम्मी ने अगर आपको कोई चीज़ 4 बार बोल दी ना और आप नहीं सुन रहे, तो आपको बोलेंगे 100 बार मैंने तुमसे बोला है, लेकिन 100 बार तो बोला नहीं उन्होंने 4 बार बोला। ये कहलाती है हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब क्या होता है, एक चीज़ बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, एग्जेजरेट करके बयान करना कि यार अफ्तारी के बाद तो 100 काम होते हैं हमें। अब भले काम आपका 4 होगा, लेकिन आप बोलते 100 काम होते हैं, तो ये कहलाता है हाइपरबोली। क्लियर है। नेक्स्ट, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसे कहते हैं, अगर 2 वर्ड्स सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले एक साथ आ जाएं, दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे, अच्छा इस एग्जाम्पल मैंने इसमें गलत लगा दी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे जैसे एक हमारे पास एक रेस्टोरेंट है डंकिन डोनट्स। एक रेस्टोरेंट का नाम है, डोनट्स मिलते हैं यहाँ पर, डंकिन डोनट्स, अगर आपने सुना है नाम इसका। तो डंकिन डोनट्स में देखो दोनों डी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज एन एलिट्रेशन। अगर 2 वर्ड सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं तो उसको एलिट्रेशन कहा जाता है।
इसी तरह से बहुत सारे हम वर्ड्स बना सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आए ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया किसे कहते हैं? ओनोमेटोपिया कहा जाता है अगर शायरी के अंदर कोई लफ्ज़ साउंड को मिमिक कर रहा है, किसी साउंड को बता रहा है, दिस इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। जैसे कि प्लीटर प्लैटर स्प्लिश स्प्लैश, रेन वॉज फॉलिंग फ्रॉम द ग्रे स्काई। अभी जो प्लीटर प्लैटर स्प्लिश स्प्लैश, ये असल में ये वर्ड अगर आप सुनेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे जो है ना वो किसी साउंड को बताया जा रहा है, बारिश के कतरों गिरने की आवाज़। प्लीटर प्लैटर स्प्लिश स्प्लैश, ठीक है। तो ये वर्ड्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? ओनोमेटोपिया। दोज वर्ड्स विच एक्चुअली मिमिक साउंड, जो किसी साउंड की तरह से होते हैं, किसी साउंड को बता रहे होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन किसे कहा जाता है बेटा? अगर दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आ जाएं और दोनों के माने बिल्कुल अपोजिट हो तो उसको कहा जाता है ऑक्सीमोरॉन। जैसे ही इज़ द वाइजेस्ट फूल ऑफ देम ऑल। वाइजेस्ट फूल, अकलमंद तरीन बेवकूफ़। अब वाइजेस्ट और फूल दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। दिस इज फिर कंप्लीट जो बोर्ड में लिखा हुआ है ऑक्सीमोरॉन कहलाता है इंग्लिश में। क्लियर है? नेक्स्ट आयरनी। आयरनी कहा जाता है तंज, मतलब जो चीज़ लिखी गई है हकीकत उसके मुखालिफ है। जैसे माय नेम इज उज़म इंडिया किंग ऑफ द किंग्स, ये एक आयरनी है। तो जो चीज़ लिखा गया हकीकत उसके खिलाफ है। लाइक अ पोस्ट ऑफ फेसबुक कंप्लेनिंग हाउ यूजलेस फेसबुक इज़। मतलब अगर आप फेसबुक पर कोई एक पोस्ट लगी हुई है जिस पर बताया जा रहा है फेसबुक के नुकसानात, दिस इज आयरनी। क्यों? चूँकि फेसबुक के नुकसानात को फेसबुक में ही बताया जा रहा है। तो ये तो अजीब सी बात होगी ना, मतलब कि लाइक एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और उसमें उसके नुकसानात भी बताए जा रहे हैं, ठीक है, और उसी चीज़ को यूज़ करते हुए बताया जा रहा है, दिस इज़ आयरनी। मतलब जो चीज़ लिखी गई है हकीकत उसके खिलाफ है। या जैसे मैं कहीं पे लिख दूँ कि द पुलिस मैन ऑफ पाकिस्तान आर वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के पुलिस वाले बहुत ईमानदार हैं, दिस इज़ आयरनी। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ हकीकत उसके खिलाफ है। क्लियर है? बात समझ आ गई? तो इसको आयरनिकल स्टेटमेंट कहा जाता है। आगे बढ़े। अब ये मैंने कुछ एक्सरसाइज भी डाल दी एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री के 5 क्वेश्चंस में, कि जिसमें आप देख सकते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच या करेक्ट। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री, ठीक है। अब जैसे कि द बटर इज एज सॉफ्ट एज अ मार्बल पीस। अब ये क्या है? यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है कि आयरनी है? बटर उतना ही सॉफ्ट था जैसे कि मार्बल का कोई पीस। क्या है? बोले ये दो में से कोई एक है ना, पर्सोनिफिकेशन है कि आयरनी है? बट नहीं पता, दो ही तो है, कोई एक ऑप्शन होगा। आइदर इट इज पर्सोनिफिकेशन और इट इज आयरनी। मक्खन उतना ही नरम था जितना कि कोई मार्बल का टुकड़ा, संगमरमर का। क्या इसमें कुछ बेजान चीज़ में जानदार जैसी क्वालिटी डाल लें? नहीं पता लग रहा आपको? दिस इज आयरनी। जो लिखा गया हकीकत उसके बरखिलाफ है। मतलब बटर इतना नरम है जितना कि मार्बल पीस। तो बटर कभी भी मार्बल पीस इतना नरम थोड़ी ना होता है, वो तो बहुत ज़्यादा नरम होता है। मार्बल तो बहुत सख्त चीज़ है। दिस इज आयरनिकल स्टेटमेंट इसको हम कहते हैं, ठीक है। चलो दूसरा बताओ। इफ़ आई डू नॉट ईट माई डेली पपाया आई विल श्योरली डाई। अगर मैं रोज़ पपीता नहीं खाऊंगा तो मैं लाजमी मर जाऊंगा। दिस इज हाइपरबोली, क्योंकि एग्जैजरेट कर रहे हैं, पपीता नहीं खाने से मरता कोई नहीं है। थर्ड, अराउंड द रग रॉक्स द रग रास्कल रैन। दिस इज अलिट्रेशन। क्योंकि देखो आर से स्टार्ट होने में बहुत सारे वर्ड्स एक साथ आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अलिट्रेशन। यू आर एज ब्रेव एज अ लायन। दिस इज सिमिली, चूंकि एज के वर्ड के साथ कंपैरिजन है। द वॉल स्टेयर्ड एट मी साइलेंटली। दीवार मुझे घूर रहा था खामोशी से। नाउ दिस इज पर्सनिफिकेशन, कि एक बेजान चीज़ में इंसानों जैसे कैरेक्टरिस्टिक आप डालें। घूरना इंसानों की कैरेक्टरिस्टिक है, ना कि दीवार की है। इस तरह के एमसीक्यू देखे होंगे आपने जो आते हैं, तो आपको बताना पड़ता है। कई एक एग्जाम्पल बन सकती हैं। इसके लिए पीछे मैंने जितने आपको स्लाइड्स निकले हैं वो सारे आपको याद रख लेने हैं कि कौन सा वर्ड क्या शो करता है। तो बहुत सिंपल एक एक लाइन में मैंने समझा दिया। 5 से 10 मिनट की मेहनत है और आपको ये एमसीक्यूज निकल जाएगा आपको, ठीक है, अगर आप पढ़ लो घर जाके एक बार इसको। नेक्स्ट आगे बढ़े। इसके बाद रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का एमसीक्यूज आ सकता है आपका, कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज रेगुलर इरेगुलर। तो इसमें रेगुलर इरेगुलर वर्ब के बीच बेटा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी पर ख़त्म हो रही है तो उसको रेगुलर वर्ब कहा जाता है, और अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी पर ख़त्म नहीं हो रही तो उसको इरेगुलर वर्ब कहा जाता है। प्ले, वॉच, वॉश, चीट, विश, ये सारे रेगुलर वर्ब्स हैं, चूँकि ईडी पे ख़त्म हो रहे हैं सारे। प्लेड, वॉच्ड, चीटेड, विश्ड, जबकि ये सारे इरेगुलर हैं क्योंकि ईडी पे ख़त्म हो रहे। ईट, एट, ईटन,
स्विम, स्वैम, स्वम, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, कट, कट, कट और फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। ठीक है, और बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने ETC लगा दिए। मकसद है कि बस समझ में आ गई बात। तो एक MCQ याद आएगा आपका रेगुलर इरेगुलर वर्ब के अंदर का मसला। एक आएगा एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री से, एक आएगा यहाँ से, आगे बढ़े, एक आएगा आपका यहाँ से ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब से आएगा। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है बेटा? द वर्ब विच फॉलोज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अगर वर्ब के फ़ौरन बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, और वर्ब के फ़ौरन बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ऑब्जेक्ट के लिहाज से मैंने आपको बताया, दो ऑब्जेक्ट के लिहाज से क्या आता है हमारे पास, या तो कोई नाउन आता है या कोई प्रोनाउन होता है। नाउन प्रोनाउन के अलावा अगर कुछ भी और आ जाए तो वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं कहला सकता। जैसे पहला है शी बेक्स केक्स एक्सलेंटली। अब यहाँ पर बेक्स क्या ट्रांजिटिव वर्ब है? क्यों ट्रांजिटिव है? कि जो केक आया वो क्या आया? नाउन आया। सेकंड है शी बेक्स एक्सलेंटली, ये तो मॉडल पेपर का है। तो अब देखो एक्सलेंटली क्या है? एडवर्ब है ना बेटा, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वर्ब हमारे पास कैसा हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। शी बेक्स, ऑब्जेक्ट आया क्या यहाँ पर? ऑब्जेक्ट आया इसमें? नहीं आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये भी क्या हो गया हमारा? इंट्रांजिटिव। शी बेक्स एट नाइट। एट क्या होता है? क्या प्रेपोजिशन होता है? नाउन तो नहीं है ना बेटा ये, तो ये भी क्या हो गया हमारा? बेक्स, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। शी बेक्स एट नाइट। शी बेक्स हेयर। क्या ये हेयर कोई नाउन है? ये बाल वाला हेयर या खरगोश वाला हेयर नहीं है, ये यहाँ वाला हेयर है। यहाँ वाला हेयर क्या होता है? एडवर्ब होता है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो क्या ये ऑब्जेक्ट हो सकता है? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो गया उसका मतलब कि ये हमारे पास ये वर्ब कैसा हो गया? इंट्रांजिटिव। समझ में आ गई बात? तो बुक मॉडल पेपर में तो ये मैंने बहुत सारे और दिखा दिया आपको कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है बेटा? जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई नाउन या प्रोनाउन, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। शॉर्टकट, सबसे शॉर्टकट यही है। तो मसला समझ में आ रही है बात? कुछ मसला तो नहीं है? ठीक है, तो ये एक तो ये आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज ट्रांजिटिव, या अंडरलाइन वर्ब इज डैश, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव या ऑप्शन होता है ना बेटा, हर कॉलेज के पेपर में आपको मिलेगा ये। इसलिए आप गलत करके आओगे फिर आप बोलोगे कि नहीं यार सर ने इसके बारे में बताया ही नहीं था इसलिए हमारा नंबर कटा, तो ये बात सही नहीं है। मैं हर एक चीज़ आपको छोटी से छोटी बताता हूँ जो पेपर में आने वाली है, चूँकि मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी है तो मैं आपको बताऊँगा। छोटी सी बात है लेकिन बताना मेरी जिम्मेदारी है। डल से डल बच्चा हो उसको अटेम्प्ट करे, अच्छे बच्चे तो कर ही लेते हैं, उनका मसला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। इसी तरह से डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के भी MCQs आप देखते आते हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव से मुराद कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, इसका भी एक MCQ आ सकता है। अब 3 डिग्री होते हैं बेटा एडजेक्टिव के, बिल्कुल शॉर्ट में समझो क्या एडजेक्टिव होता है क्या नहीं होता, छोड़ो इस बात को। 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, है ना भाई। अब कैसे चेंज करते कंपैरेटिव सुपरलेटिव, कैसे बनाया जाता है एडजेक्टिव्स को? 3 तरह के एडजेक्टिव्स, 3 तरह के रूल्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है सिंगल साइलेबल्ड रेगुलर एडजेक्टिव। ऐसे तमाम एडजेक्टिव जो सिंगल साइलेबल्ड हो। सिंगल साइलेबल से मुराद जिसको बोलने के लिए एक बार मुंह खोलना पड़े, उसके बाद नहीं। जैसे लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल, बिग, स्मॉल, वाइट, ब्लैक, ये सारे हमारे पास एडजेक्टिव से क्या सिंगल साइलेबल, एक ही बार में पूरा बोल देते हैं बिना रुके। अब इनको जब कंपैरेटिव बनाना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा? सफिक्स ER यूज़ करते हैं, और सुपरलेटिव बनाना है तो फिर सफिक्स EST यूज़ करते हैं। पता है ये बात सबको, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा से लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इस तरह बिग, बिगर, बिगेस्ट, थिन, थिनर, थिकेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, है ना भाई। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, हो सकता है ये। तो ये सारे रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं। इसी तरह से अगर मल्टी साइलेबल है, अगर एक से ज़्यादा साइलेबल है तो क्या करेंगे? फिर प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। कंपैरेटिव के लिए मोर, और सुपरलेटिव के लिए क्या प्रीफिक्स यूज़ करेंगे? मोस्ट, मतलब लाहक, साबका, जो पहले लगेगा। अब जैसे ब्यूटीफुल, 3 साइलेबल है ये, ब्यूटीफुल, अब ये एक एडजेक्टिव है। अब इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा? मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। हैंडसम, 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 2 साइलेबल है, एक से ज़्यादा साइलेबल है ना, तो मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल। इस तरह से फैंटास्टिक, मोर फैंटास्टिक, मोस्ट फैंटास्टिक, इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है,
मेरा मकसद सारे रटवाने नहीं है, मेरा मकसद रूल्स याद रखवा देना, ठीक है। ग्रामर में बस रूल्स याद रखें। इस तरह कुछ एडजेक्टिव्स हमारे पास होते हैं जिनको हम कहते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स की क्या मतलब होता है बेटा कि वो उनका कोई रूल नहीं है, वो इर्रेगुलर है, उनका मेमोराइज करना पड़ता है। 6 याद कर लो, 6 याद कर लो। गुड, अब गुड गुडर गुडेस्ट नहीं होता, गुड बेटर बेस्ट रट्टा मारना है, कोई रूल नहीं है। बैड बैडर बैडेस्ट नहीं होता, बैड वर्स वर्स्ट। फार फारर फारेस्ट नहीं होता, फार फारदर फारदेस्ट। मैनी मैनियर मैनिएस्ट नहीं होता, मैनी मोर मोस्ट। मच मचर मचेस्ट नहीं होता, मच मोर मोस्ट। लिटिल लिटलर लिटलेस्ट नहीं होता, लिटिल लेस लीस्ट। ये पूरी दुनिया रट्टा मारती है उसको, आप भी मार लो, 6 हैं टोटली। इनको कहते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। बाकी रेगुलर वगैरह तो हज़ारों में, ये कम है तो इनको याद कर लिया जाए, ठीक है। वो मसला तो ये एक MCQ यहाँ से बन सकता है। अगर आपको ये पूरा स्लाइड आपने देख लिया अच्छे से तो आप कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। आगे बढ़े, बढ़ो आगे बढ़ो। अब आते हैं बेटा सेक्शन ए हमारा हो गया। MCQs के लास्ट से पूरी प्रॉपर डिटेल डिस्कशन मैंने कर ली है, कैसे तैयारी करनी है। किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, ठीक है। और मुझसे ज़्यादा डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको ये बात, और इतना प्रेसाइज पेपर तो बस मुझसे पूछ लिया काफ़ी है। अब 10 और लोगों को सुनना नहीं है कैसे MCQs की तैयारी करनी है, ठीक है। सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 40 नंबर का होता है, 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब इसमें अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सब सेक्शन। इस सेक्शन से 10 सवाल अटेम्प्ट करते हैं, हर सवाल के 4 नंबर होते हैं, तो 40 नंबर आ गए। और इस सेक्शन में 4 सब सेक्शन बने होते हैं बेटा, पता है आपको ये। सब सेक्शन 1 प्रोज, पोइट्री, प्ले और ग्रामर, ठीक है। और सेलेक्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब सेक्शन। हर सब सेक्शन से कम 2 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, ऐसा ही है। तो ऐसे तो 2 2 2 2 किया तो 8 हो गया, तो बाकी 2 अपनी मर्जी से कहीं से भी कर दो, ठीक है। सब सेक्शन 1 प्रोज, सब सेक्शन 2 पोइट्री, सब सेक्शन 3 प्ले, सब सेक्शन 4 ग्रामर। 4 सवाल सब में दिए गए होते हैं, तो टोटल हमारे पास 16 सवाल दिए होते हैं। इसमें 10 करने होते हैं, 6 सवाल चॉइस पे जाते हैं आपके, ऐसा ही है, ठीक है। अब इसमें से कितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इस टारगेट पेपर में। 24 सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोज से, 6 बताने वाला हूँ पोम से, 10 बताने वाला हूँ प्ले से। तो ये हमारे पास हो गया टोटल 30 और 40 सवाल है जो मैं आपको कंप्लीट बुक से आपको बता दे रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन, जिनमें से आपके पास इंशाल्लाह बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। बाकी ग्रामर तो अलग हो गया, तो और ज़्यादा ताकि 10 दिन के अंदर आप तैयारी करके ख़त्म कर दें इंग्लिश की, जो उसने नहीं पढ़ा था कुछ भी, तो उसके लिए आगे बढ़े। अब देखो मैं चैप्टर वाइज आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अलग अलग दिखा देता हूँ। अब जैसे यूनिट वाइज पहले मैंने प्रोज से स्टार्ट किया, इसमें कोई कोर्स रिडक्शन नहीं हुई है, सारे चैप्टर करने, लेकिन हम 2 चैप्टर छोड़ सकते हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यूनिट 1 है कायद ऑन 11 अगस्त 1947। इसके हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ये PDF भी लेकर आप ये सवाल याद करना है मेरे लिहाज से। वैसे तो बुक के अंदर 10-10 सवाल है सबके, मैं कोई 3-3 आपको बता दे रहा हूँ हर चैप्टर से। तो ये 3 क्वेश्चन आपके कायदे आज़म के। नेक्स्ट आगे बढ़े। यूनिट 2 है वंस मोर टू द लेक। अब मैंने बताया आपको उसके कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यू कैन लीव 2 चैप्टर्स फ्रॉम प्रोज अपॉन योर चॉइस। अपने चॉइस से कोई भी 2 सवाल 2 चैप्टर उठा दो। अब मैंने यहाँ पर आपको वंस मोर टू द लेक और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन छुड़वा दिए, उसकी बिना 100% पेपर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। नेकलेस से ये 3 सवाल अटैम्प्ट कर लेना है जो आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 3 सवाल है, ठीक है, नेकलेस से। नेक्स्ट आगे बढ़े। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन यूनिट 4 है, कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना इससे, अगर आ गया तो छोड़ देंगे चॉइस में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। माय बैंक अकाउंट यूनिट 5, इसके ये 3 क्वेश्चन है जो बोर्ड पर आपको दिख रहे हैं। आगे बढ़े। यूनिट 6 सेल्फ रिलायंस, इसके ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। आगे बढ़े। यूनिट 7 स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, इसके ये 3 सवाल, हर चैप्टर के 3-3 सवाल मैंने इंपॉर्टेंट निकाल दिए, ये 3 सवाल इसके याद कर लेना। आगे बढ़े। यूनिट 8 है अ वॉइस टू द सिटी ऑफ लाइन्स, मैंने याद आपको सारे कराए हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात इन द एंड मैं आपको सेलेक्टेड बता दे रहा हूँ, ये 3 सवाल। नेक्स्ट आगे बढ़े। चूजिंग करियर है यूनिट 9, इसके ये 3 सवाल अगर आप देखेंगे भी ना बेटा तो आपको लग जाएगा कि हाँ यही सवाल डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर रिपीट होता जा रहा है, अलग अलग आते जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। यूनिट 10 है पर्ल्स ऑफ विजडम, लास्ट चैप्टर होता है ये, इसके ये हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है। जो वीडियो के थ्रू देख रहे हैं तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि उनको एक तरह से लिखने में आसानी हो जाए। बाकी आप लोगों को मैं PDF सेंड कर दूंगा तो आप लोग देख लेना, ठीक है। क्लियर है, तो मसला तो नहीं है। ये सवाल अब कैसे बना निकाले मेरी मर्जी, अब मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, मुझे कैसे पता ये आने वाला है कैसे नहीं पता, वो टीचर्स हैं, हम तो जाहिर सी बात है हमें अंदाज़ा रहता है चीज़ों का,
तो इस लिहाज से आप ये कर लें, ठीक है। कोई रिस्क फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, बिना रिस्क निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ, इतना कर लें, ठीक है। आगे बढ़ें। अब आते हैं सब सेक्शन 2 पोइट्री। पोइट्री में क्या बेटा 3 पोम सिर्फ आपको करना है, बाकी सारे रिड्यूस हो गए। अब 3 पोम में से लूसी ग्रे, एपोड ऑफ कैंटरबरी और लुसुर काहुड़ी, पोम 5, 6 और 7 आपको करने हैं। इसमें से चूँकि हम प्ले से 4 सवाल निकालने वाले हैं, इससे सिर्फ 2 निकालने वाले हैं, तो हम यहाँ पर एक चैप्टर और छोड़ सकते हैं, पोम भी एक छोड़ सकते हैं पूरा, चाहे तो मर्जी है। चूँकि 4 सवाल तो हम प्ले से निकालेंगे, तो आप जैसे सुर काहुड़ी लीव कर दो आप, अगर आपको नहीं आते तो ये 2 चैप्टर्स कर लोगे, आराम से आपके 2 सवाल निकल जाएंगे। चूँकि आपको पता है ना 4 सवाल आएंगे और कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो मतलब एक सवाल यहाँ से होगा, एक सवाल यहाँ से होगा, एक सवाल यहाँ से होगा, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा कहाँ से होगा? तीनों में से किसी एक से होगा। मान लेते सुर काहुड़ी सही है तो भी बच गए, तो 2 तो निकल गया ना। समझ में आ गई बात? क्या पता 2 सवाल इससे हो या आबर्ट से हो, तो फिर तो और मजे आ गए, ठीक है। मतलब कोई रिस्क यहाँ पर 0% है। लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कैसे, रिस्क वाली कोई बात नहीं करने वाले आज हम, ठीक है। आगे बढ़े। लूसी ग्रे के ये 3 क्वेश्चन है बेटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन 3 को याद कर लें, इसी में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। अगले आ जाए एपोड ऑफ कैंटरबरी जो पोम 6, इसके ये 3 क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन एपोड ऑफ कैंटरबरी से याद कर लेंगे, ये सारे आपको याद भी होंगे, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आगे बढ़े तो सुर काहुड़ी से जाहिर सी बात है कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें, मतलब छोड़ दें, ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी पेपर आपका पूरा हो जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद आते हैं सब सेक्शन 3 जो हमारा प्ले है, विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट। इसके बुक में 24 सवाल दिए हैं वैसे 24, लेकिन मेरे को 10 सवाल क्वेश्चन 1 to 10 यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 10 सवाल आप याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 4 सवाल यहाँ से इसके बन जाएंगे। इस 10 में से 4 सवाल आपके आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये 10 सवाल आपको याद कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। याद तो आपने पूरे 24 किए होंगे, बट ये 10 को आपने अच्छे से रिवाइज़ करके जाना है पेपर से पहले, क्योंकि पूरा नोट्स या पूरी चीज़ रिवाइज़ करना मुश्किल होता है। तो एंड में हम लोग कोशिश करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लें बस रिवाइज़ करने के लिए, और बच्चे की आदत होती है ऐसे ही करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब आते हैं सब सेक्शन 4 ग्रामर की तरफ। ग्रामर में आपको पता है 4 क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3 4, जिसमें मैंने आपको रिकमेंड किया है कि एक्टिव पैसिव करें और नरेशन करें। स्पॉट द एरर को डोंट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और डू एज एरर के डोंट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये फर्स्ट डे से मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा अपना लेक्चर उसमें भी यही बता रहा हूँ कि उसको छोड़ दें। एक्टिव पैसिव में मसला नहीं है बेटा, 4 तरह के एक्टिव पैसिव होते हैं। असर्टिव होता है, इंपेरेटिव होता है, WH वाला होता है, हु वाला, और एक मॉडल वर्ब वाला होता है। तो अगर आप ये चारों तरह के कर लेंगे तो आपका एक्टिव पैसिव निकल गया। लाजमी आपके जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 4, वो यहाँ से निकल जाएंगे। नरेशन आपको पता है 5 टाइप्स के होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। अगर ये 5 टाइप्स कर लेंगे तो नरेशन आपके यहाँ से 4 निकल जाएंगे। और एक्टिव पैसिव यहाँ पर मैं पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि डिटेल लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, क्योंकि पढ़ाना शुरू करूँगा तो पूरा लेक्चर इसी में निकल जाएगा। तो बस मैं बता रहा हूँ कि ये 2 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लें, आप ये 2 छोड़ दें। तो 2 साल आपने यहाँ से अटैम्प्ट किया, 2 अटैम्प्ट करने आपको प्रोज से, 2 अटैम्प्ट करने आपको पोइट्री से, 4 अटैम्प्ट करेंगे आप लोग प्ले से, तो हो गया 10 सवाल। पता है यही करने वाले हैं ना हम, 4 प्ले से, 2 प्रोज से, 2 पोम से और 2 यहाँ से। तो एक चॉइस मैंने सुर काहुड़ी की एक और चॉइस आपको दी थी कि आप चाहो तो छोड़ दो, लीव कर दो, मसला नहीं है, ठीक। आगे बढ़े। अब आते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो लास्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन सी। दिस इज़ डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स। तो ये 40 मार्क्स का पेपर हमारे पास 40 मार्क्स का होता है, 40 नंबर का होता है ये। इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं और चारों क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो 40 नंबर इसके हमारे पास बन जाते हैं, 40 मार्क्स। सबसे पहला सवाल इसका क्या होता है? अनसीन कॉम्प्रिहेंशन आएगा। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है बेटा? एक पैराग्राफ होता है और उसके साथ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। अब अनसीन होता है, सीन नहीं होता। तो अनसीन पैसेज जो है ना बेटा, इसकी तैयारी आप घर से करके नहीं जा सकते, एट अ टाइम आपको फैसला करना पड़ता है कि आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो रीड द पैसेज थॉरोली टू आंसर दिस क्वेश्चन गिवन इन द एट द एंड ऑफ पैसेज। पैसेज को ठीक तरह से पढ़ना होता है ताकि पैसेज के अंदर दिए गए, नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकें। नो इंपॉर्टेंट पैसेजेस कैन बी प्रोवाइडेड फॉर दिस क्वेश्चन। इस सवाल में दुनिया का कोई भी टीचर आपकी हेल्प नहीं कर सकता, इसमें इंपॉर्टेंट पैसेज कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। कैसे क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अनसीन पैसेज है, हज़ारों पैसेजेस है दुनिया में, कोई भी आ सकता है। सही बात है ना भाई, ये कोई कॉमन सेंस की बात है। अनसीन पैसेज का मतलब ऐसा ही पैसेज होगा जो आपने देखा नहीं होगा। तो आप कैसे बोलोगे कि जैसे हम तो सर गैस पेपर में देख कर आएंगे, तो अनसीन रहा कहाँ फिर तो वो सीन पैसेज हो गया। पैसेज वही आएगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा, वो किसी भी किताब से दुनिया भर के उठा के 4-5 लाइन डाल दी जाएगी इंग्लिश में, उसको पढ़ के आंसर दे देना।
सही है। तो याद रखिएगा कि कोई इंपॉर्टेंट पैसेज में नहीं लिखने वाला है यहाँ पर। सेकेंड ईयर को बताता हूँ मैं इंपॉर्टेंट पैसेज, क्यों? चूँकि वहाँ पर उनका सीन आता है। 11 का सीन नहीं आता तो यहाँ तो मजबूरी हम नहीं बता सकते। और सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर इंग्लिश रीडिंग एबिलिटी। इंग्लिश रीडिंग एबिलिटी के बिहाफ पर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और हर बच्चा इसका अलग आंसर लिख रहा होता है, सेम आंसर नहीं आता इसके। जो जैसा रीड करेगा वैसा आंसर देगा। उसके अंदर ग्रामर, अच्छा आगे बढ़े, इसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी हमारे पास आते हैं बेटा। 2 तरह के ग्रामेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, रेगुलर इरेगुलर वर्ब आ सकता है और आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ गिवन वर्ड आ सकता है। रेगुलर इरेगुलर वर्ब तो मैंने आपको बता दिया लेक्चर के स्टार्ट में आज, ईडी वाला है तो रेगुलर है, नहीं है तो फिर इरेगुलर है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कि कौन सा वर्ड नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, इसके वाले से बता देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ें। अब जैसे देखिए ये कुछ मेरे पास ये स्लाइड्स आ रही है सामने, इसमें सफिक्सेस मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिख दिए हैं। सफिक्स के जरिए क्या होता है बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान में आता है। जैसे नाउन है, अब नाउन के एंड में वर्ड्स कुछ सेम आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर मैंने 10 सफिक्सेस यूज़ कर लिए हैं जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर किसी वर्ड के आखिर में शन आ जाए, नेस आ जाए, एंस आ जाए, ये वाला एंस आ जाए, मेंट आ जाए, शिप आ जाए, हुड आ जाए, डम आ जाए, टीवाई आ जाए, शन आ जाए, ये वाला, ये सारे हमारे पास जो है ना बेटा नाउन रहते हैं। अब मैंने अलग अलग एग्जाम्पल भी डाल दिए सबकी। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स, ये 10 जो सफिक्स हैं, ये 10 जो वर्ड्स हैं ये हमेशा नाउन के एंड में लगते हैं। जैसे कम्युनिकेशन, सैडनेस, इंडिपेंडेंस, फ्रेगरेंस, ट्रीटमेंट, फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड, विजडम, स्कार्सिटी, कंप्रेशन, ये सारे हमारे पास क्या है बेटा, वो है, नाउन है। तो मैं कोई मीनिंग के उसमें नहीं जा रहा कि आप मीनिंग याद करो क्या इसका है, बस सफिक्स याद कर लो। ये 10 ये ज़िंदगी भर काम आएगा आपको। ये आखिरी के वर्ड चेक करके, हमारे यहाँ बच्चे हर वक्त ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं इसमें कि हमें तो पता ही नहीं लगता सर कौन सा नाउन है, एडजेक्टिव है, कौन सा। तो भाई ये याद करोगे तो याद रहेगा ना कि कौन सा नाउन है। नाउन के एंड में यही आता है। अमेजिंग चीज़ है बट है, इंग्लिश को बड़ा एक सिस्टमेटिक पेपर बनाया गया है। तो आपको लगता है कि सब ऑल फॉल है, बट ऐसा नहीं है, चीज़ें बड़ी मैनेज्ड है इंग्लिश के अंदर। देखो ना ये सारे वर्ड आ रहे हैं और नाउन हो रहा है, गारंटी नाउन हो रहा है। पढ़ लो सारे वर्ड, ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच वी कैन नॉट टच और सी बट वी कैन फील इट। सारे ऐसे ही वर्ड्स हैं, सही बात है ना। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो नाउन हो गया। प्रोनाउन क्या होता है, द वर्ड विच इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के बदले में जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब ये मैं, तुम, तुम्हारा, ये सब, आई, मी, यू, योर, ये सारे हमारे पास, ही, शी, इट, ये सारे हमारे पास क्या होता है, प्रोनाउन होता है, पता है ना। लेकिन इसमें याद रखिएगा एक मसला होता है कि ये जो ये वाला वर्ड होता है ना, मलकियत बताने वाला, मेरा, माई, आवर, योर, हिज, हर, ये हमारे पास असल में एडजेक्टिव होता है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ये नाउन नहीं होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे माई, आवर, योर, हिज, हर को भी प्रोनाउन कहते हैं। बहुत सारे टीचर्स भी ऐसा कहते हैं, जबकि ये एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये आई, मी, माइन, माई सेल्फ, ये सारे प्रोनाउन हैं। ठीक है, लेकिन मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, उस लड़की का, उस लड़के का, ये सारा हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव्स होता है। तो याद रखिएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है सारे ये। जैसे माई आ गया तो माई को प्रोनाउन नहीं बोलना है, माई को बोलना है एडजेक्टिव। क्लियर है? तो मैंने लिख दिया यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। क्लियर है? आगे बढ़े। एडजेक्टिव्स आते हैं। अब एडजेक्टिव्स जो है ना, एडजेक्टिव्स के भी हमारे पास जो है ना वो सफिक्स होते हैं। अब एडजेक्टिव के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सफिक्स मैंने लिख दिए। अगर ये सारे वर्ड एंड में आ जाए तो एडजेक्टिव है। फुल, लेस, ओयूएस, कल, इक, इफ, एबल, सम। जैसे फुल आ गया, कलरफुल, रेस्पेक्टफुल, यूजफुल, ब्यूटीफुल, केयरफुल, होपफुल, सारे एडजेक्टिव्स हैं। लेस में आ गया कलरलेस, ओयूएस आ गया जैसे फेमस, सीएल आ गया जैसे फिजिकल, इक आ गया जैसे ट्रेजिक, टेरिफिक, इव आ गया पॉजिटिव, नेगेटिव, एबल आ गया ऑनरेबल, रेस्पेक्टेबल, सम आ गया हैंडसम, ऑसम। ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे पास। बेटा इतने ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। इतना लकीर के फ़कीर नहीं मत बनो, मैंने ऐसे कुछ लिख दिया 4-5, समझ रहे हो। ये और भी बहुत सारे, अगर आप इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी आप ऐसा 10 वर्ड लिख सकते हो और। ठीक है, बस आपको क्या याद करना है, जो ऊपर मैंने सफिक्स लिखा हुआ है, दिस सफिक्स यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, इससे एडजेक्टिव समझ में आ जाता है। अच्छा, कुछ और भी एडजेक्टिव के बारे में बताया कि जो कलर्स होते हैं ना बहुत सारे, वो भी एडजेक्टिव होते हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, मैजेंटा, ये सारे कलर्स एडजेक्टिव होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं जो नेशनलिटी पर बेस करते हैं, जैसे पाकिस्तानी, इंडियन, रशियन, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, इजिप्शियन, स्वीडन, नॉर्वेजियन, डच, फ्रेंच, पोलिश, कैनेडियन, मैक्सिकन, ये सारे हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं। कुछ मैंने लिख दिया उसमें चंद एक। ठीक है, पाकिस्तानी, इंडियन, अमेरिकन। ठीक है,
डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो इशारा करने के लिए यूज़ करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, ये जो इशारा करने के लिए यूज़ होते हैं, सारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इस तरह आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं, ए, एन और द, ये भी आपको पता है एडजेक्टिव की ही टाइप होती है। ठीक है, डिटेल में नहीं जा रही कि कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये सब चीज़ें, बस हमें पहचानने का तरीका है ये कि एडजेक्टिव, ये सारे वर्ड जो बोर्ड पे लिखे हैं सारे एडजेक्टिव्स हैं। सफिक्स से पहचान लोगे, या रंग है, या किसी कंट्री के नाम के साथ, जैसे जो एडजेक्टिव बन रहे होते हैं, कंट्री का नाम तो नाउन होता है, लेकिन जो उससे, जैसे पाकिस्तान तो नाउन है लेकिन पाकिस्तानी एडजेक्टिव। इसी तरह से डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, और आर्टिकल्स होते हैं 3, ए, एन और द। समझ में आ गया सबको? तो मसला, आगे बढ़ो। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब बेटा जो किसी एक्शन को शो करता है, इसका सफिक्स नहीं होता। काम शो हो रहा है किसी से तो वर्ब है, रन, टीच, स्लैप, किक, पुश, पुल, वर्क, क्रिएट, ईट, स्लीप, हिट, कट, थिंक, मेक, बर्न, काम है ना भाई, कुछ ना कुछ। अगर कोई काम है तो वर्ब है। दौड़ना, पढ़ाना, थप्पड़ मारना, लात मारना, धक्का देना, खींचना, काम करना, तख्लीक करना, खाना, सोना, मारना, काटना, सोचना, बनाना, जलाना, तबाह करना, जाना, आना, चलना, उछलना, रक्स करना, गाना गाना, मुरम्मत करना, ना वाले वर्ड जो होते हैं, और ETC कई और हैं। ठीक है, इस तरह हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, वो सारे वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज, सारे वर्ब हैं। मॉडल वर्ब भी होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, आउट टू, ये सारे हमारे पास वर्ब्स हैं। समझ में आ गए? सारे वर्ब दिख रहे हैं, पता था आपको ये सारे वर्ब होते हैं, कोई नई चीज़ तो नहीं है। आगे बढ़े। एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब सबसे पहला तो इसके लास्ट में ly आता है, ly आता है एंड में, जैसे स्लोली, नाइसली, क्लियरली, ly आ गया तो एडवर्ब है। ly के बिना भी एडवर्ब हो सकते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ, ये तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस जो जगह को शो करते हैं, हेयर, देयर, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये सारे हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। इस तरह एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम को शो करता है, टुडे, टुमारो, टुनाइट, यस्टरडे, ये सारे हमारे पास एडवर्ब होते हैं। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई काम कितनी बार होता है इसके बारे में बताता है, डेली, एवरीडे, ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम्स, सेल्डम, ये सारे हमारे पास क्या है? एडवर्ब हैं। तो एडवर्ब सिर्फ ly वाला नहीं होता, अल्लाह के बंदों, जगह को भी बताता है, वक्त को भी बताते हैं, और फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, इसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन आता तो ly वाला ही ज़्यादातर, बट ऐसे मैं बता रहा हूँ। मतलब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? उस एक सवाल के लिए जो आ रहा है पैसेज के अंदर, कितना सारा समझना पड़ेगा उस एक सवाल के लिए। लेकिन एक बार ज़िंदगी में आ जाएगा ना, 100 जगह पर फ़ायदा उठाओगे इस चीज़ से। कब तक तुम तुक्का मारते रहोगे उसमें? कभी थोड़ा पढ़ भी लो यार, तुक्का मार देता, नाउन एडजेक्टिव लग रहा है, एडजेक्टिव डाल दिया, तुक्का नहीं मारो, समझो कैसे पता लगता है एक वर्ड। सही है, आगे बढ़े। 99% आवाम तुक्का मारती है सवाल में, आपको भी पता है। आगे बढ़े। प्रेपोजिशन तो क्या होता है? छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो रिलेशन शो करते हैं, टू, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, एट, ये सारे वर्ड्स हमारे पास प्रेपोजिशन होते हैं। पता नहीं तो आपको? नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है बेटा? दो जुमलों को जोड़ता है। इसका मैंने आपको बताया था, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं उनका सफिक्स क्या होता है? फैन बॉयज, सॉरी इनका जो एब्रीविएशन होता है फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट, सो, तो लिखा हुआ है सारा। तो ये सारे हमारे पास क्या है? कंजंक्शंस हैं। ये क्या काम होता है इनका? दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं ना, ये कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें परेशान करने वाली हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। जैसे ये फॉर परेशान करता है यहाँ पर, कि फॉर एक प्रेपोजिशन भी। अच्छा पीछे करें, एक स्लाइड पीछे जाएं, देखो यहाँ पर फॉर लिखा हो कहीं, ये रहा लिखा हुआ है। आगे बढ़े, यहाँ पे ये फॉर लिखा हुआ है। अच्छा पीछे जो फॉर है ना, वो के लिए वाला फॉर है। जैसे आई एम मेकिंग दिस लेक्चर फॉर माई स्टूडेंट्स, मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ अपने शागिर्दों के लिए। अब ये फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन, ठीक है। अब अगला, अब ये वाला जो फॉर है ये क्या है? क्योंकि आई कैन नॉट ड्रिंक वाटर फॉर आई एम फास्टिंग, मैं पानी नहीं पी सकता क्योंकि मैं रोजे से हूँ। तो ये फॉर क्या है? क्योंकि। तो दोनों में फ़र्क है। अब हमारे पेपर में आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट देख लेना कि उसमें क्या है। अब प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है या क्योंकि के मायने में आ रहा है, तो ऊपर पैसेज में पढ़ लेना आप। तो एक वर्ड एक से ज़्यादा तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अब लव है, लव, अब लव एक नाउन भी है, लव एक वर्ब भी है। अगर लिखा हुआ है आई लव पाकिस्तान तो वर्ब हो गया ये। अगर लिखा हुआ है कि वी शुड स्प्रेड लव ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमें पूरी दुनिया में मोहब्बत फैलाना चाहिए, अब ये नाउन हो गया। तो ये जुमले को देख के भी अंदाज़ा होता है कि वो कौन सा है, वो नाउन है कि वर्ब है, बट ऐसा करते ही नहीं है। बट चंद वर्ड में आपको पता है एक ही वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेम होता है। तो ये सब फॉर हो गया, लव हो गया।
क्लियर है? बट जितना मैं स्लाइड में बता रहा हूँ उतना रट दोगे तो काम बन जाएगा, ऐसा मसला नहीं। आगे बढ़े। इंटरजेक्शन क्या होता है बेटा? इसका बड़ा आसान तरीका है। एंड में क्या आता है? इसके उल्टा आई लगा हुआ आ जाए, उल्टा आई। उल्टा आई मतलब ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये इंटरजेक्शन कहलाता है। हुर्रा, याहू, वाओ, अलास, वाओ, दूसरा आहा, ये सब ठीक है। क्लियर है? अगर उल्टा आई आ गया एंड में तो दिस इज व्हाट? नाउ दिस इज इंटरजेक्शन। ये सडन फीलिंग्स को शो करता है ना, खुशी, गमी, हैरत वगैरह। समझ में आ गए? सारे 8 पार्ट्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सारे बता दिए। ऊपर डेफिनेशन भी लिखी हुई है ऊपर ना, द वर्ड विच हैव अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड। ठीक है, ये सारे मैंने खुद ही बनाए मतलब, लेकिन आप स्लाइड बन रही है तो आप देखते रहो। बहुत सिंप्लीफाई पेपर में स्लाइड्स बनाता हूँ ताकि एक देखते साथ समझ में आ जाए। ये बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें मेरी अपनी बनाई हुई, बस इसको देखते रहो। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं सेक्शन सी के दूसरे सवाल में। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? पैसेज के आखिरी का जो 2 सवाल था वो मैंने बताया कैसे अटेम्प्ट करना होता है, रेगुलर इरेगुलर वर्ब और आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ईमेल टू द प्रिंसिपल और रिपोर्ट राइटिंग। अब ये 10 सवाल के अगला सवाल है, ईमेल लिखे प्रिंसिपल को या रिपोर्ट राइटिंग लिखे। रिपोर्ट राइटिंग को मैंने देखो कट किया हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं रिकमेंड करता हूँ ईमेल लिखें जो प्रिंसिपल को लिखने आएगा। 4 टॉपिक बस याद करके चले जाएं, 4 टॉपिक। राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर विजिटिंग एक्सपो सेंटर फॉर बुक फेयर। सेकंड है राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एन इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट। तीसरा फॉर द रिवीजन ऑफ कोर्स बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन। और चौथा फॉर अरेंजिंग अ सेमिनार टू अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया इन स्टूडेंट लाइफ। एक सेमिनार अरेंज करें जिसमें बच्चों को बताएं कि कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं सोशल मीडिया के मेंटल हेल्थ पर स्टूडेंट्स के। हो जाएगा आराम से। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे वो ईमेल्स इस साल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिए, और चारों ईमेल टू द प्रिंसिपल। अगर 4 याद कर लोगे तो इंशाल्लाह इसमें बोर्ड में आपको दिख जाएगा। क्लियर है? 10 नंबर आ गए यहाँ से। आगे बढ़ो। इसका पैटर्न वगैरह क्या है इसके लिए अलग लेक्चर मैंने बनाया है। अब आ जाओ, ये हमारे पास आ गया ऐसे कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे लिखना होता है या फिर कोई नैरेटिव अकाउंट लिखना होता है। नैरेटिव अकाउंट मैंने काट दिए, हम लिखेंगे कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। उसके लिए 6 टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल, फिजिकल क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस, सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ, स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ, ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और पेपर बुक्स वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। ये 6 याद कर लो इंशाल्लाह इसमें से, क्योंकि 4 दिया होगा, 4 में से आपको 1 करना होगा। 4 दिया होगा, 4 में से 1 करना होगा तो 1 तो आ ही जाएगा उसमें टकरा के। इतना तो रिस्क हमने हटा दिया। ये 6 याद कर लेना, इसके अलावा याद करने की नीड नहीं है। हो जाएगा ये काम। अगर अच्छा ये तो आपके नोट्स में भी अक्सर मिल जाएंगे, तो नहीं मिले अब PDF इसका आपको मिल जाएगा, इंटरनेट से निकाल सकते हैं, बहुत तरीके हैं। ठीक है, कोई मसला? क्लियर? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता है लास्ट क्वेश्चन होता है हमारा कवरिंग लेटर और CV राइटिंग। ये आखिरी सवाल होता है, दोनों करना होता है। 10 नंबर का होता है, 5 नंबर का कवरिंग लेटर और 5 नंबर का CV राइटिंग। और कवरिंग लेटर हमेशा पहले लिखते हैं और CV हमेशा बाद में लिखा जाता है एज़ पर द रूल। ठीक है, तो 10 नंबर टोटल हमारे पास इसमें बन जाते हैं। अब इसमें 5 मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल दे रहा हूँ, बहुत सिलेक्टेड। ये 5 कर लो। पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट के लिए CV और कवरिंग लेटर, दूसरा डॉक्टर के लिए, तीसरा अकाउंटेंट के लिए, चौथा टीचर के लिए, 5वां रिसेप्शनिस्ट के लिए। बस ये 5 करके चले जाओ। इसमें क्या आपको पता है डिग्रीज चेंज हो रही है सिर्फ, बाकी सारा तो वही रह रहा है, एक्सपीरियंस चेंज हो जा रहा है। सिखाया ना मैंने आपको ये सब, पूरी वीडियो मैंने अपलोड की हुई इसके वाले से कि कब कैसे क्या करना है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये हो गया कंप्लीट, 10 नंबर का आ जाएगा आपके पास। ये यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़े। अच्छा देखो, 90+ मार्क्स गेट करने के लिए ना क्या चीज़, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। ये चीज़ भी ज़रा देख लें बेटा यहाँ पर कि क्या चीज़ें हैं जिसके ऐसा नंबर आप इंग्लिश में करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये इंशाल्लाह पेपर में आपको ये सब मिल जाएगा, लेकिन इसके बावजूद नंबर आपके पूरे नहीं आ रहे होंगे। ये सब कुछ करके सब कुछ लिख कर आएंगे, चूँकि जो मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह वो आएगा। उसके बावजूद आपका पेपर में नंबर आएगा 70, 75, 70, 75। क्यों? वजह क्या है? चूँकि आप बहुत सारी और चीज़ें ये सब गलतियाँ कर रहे होगे। गलती नंबर 1, प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर डज मैटर। प्रेजेंटेशन मैटर करती है इंग्लिश उर्दू में। अगर गंदगी से काम करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, 20 से 30 नंबर तो मैं ऐसे ही हटा दूँ। 20 मार्क्स 30 मार्क्स ऐसे ही कटेंगे आपकी गंदगी के। तो प्रेजेंटेशन मैटर करती है। दूसरा, अवॉइड ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर। ग्रामेटिकल एरर ना करें जब जुमला लिखें तो, जैसे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, 4 के बाद ING फॉर्म आती है ना भाई, हमेशा नाम कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो ये चीज़ें ग्रामेटिकल एरर कभी ना करें, और स्पेलिंग एरर भी ना करें। अगर कोई नाम लिख रहे हैं, स्पेल्डिंग, क्रेटॉन, बुकर टी वॉशिंगटन, रिचमंड,
सिल्वर ग्लैंड, मैरीलैंड, वर्जीनिया, इस तरह के वर्ड लिख रहे हैं तो सही स्पेलिंग में लिखें, अपनी मर्जी से कुछ भी ना लिख दें तो दिमाग में आ रहा है आपके, क्योंकि वो सब नंबर कटते हैं उसकी वजह से। अवॉइड यूजिंग टू मच रिमूवर, रिमूवर इस्तेमाल करने से कतराएँ हैं, रिमूवर यूज़ ना करें, रिमूवर को हटा करके रिमूवर यूज़ ना करें। डोंट क्रॉस अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन योर आंसर्स, आंसर लिखता है रिमूवर यूज़ नहीं करेंगे तो क्या काटना पड़ेगा। अब कट भी बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि 10 अगर एक पेज में आप 10 जगह कट मार दोगे तो गंदगी ऐसे ही होगी। कोशिश करें ना रिमूवर इस्तेमाल करना पड़े, चूँकि इतने बड़े हो गए हो बेटा, फर्स्ट ईयर में आ गए हो, इतने बड़े हो गए हो कि अब रिमूवर के बिना लिखना आना चाहिए। वो छोटे बच्चे होते क्या गलती हो गया रिमूव कर रहे हैं, आप एक ही बार सही लिखो ना यार, होशो आवाज़ पे लिखो, अपने सही लिखो। हाँ, अगर एक पेज में गलती हो गई है मान लेते हैं तो उसको रिमूव करने की कतई ज़रूरत नहीं है, आप उसको कट मार दो, बस कट लगा के बराबर में तो रिमूव करने गलत है, अलाउ नहीं है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो डोंट क्रॉस अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन योर आंसर्स, आंसर में बहुत सारे वर्ड्स को क्रॉस मत करें, ठीक है। राइट कोटेशंस टू ब्यूटीफाई योर आंसर्स, इस तरह कोशिश करें कि हर क्वेश्चन के एंड में जब आप क्वेश्चन को एंड करें तो उसमें कोटेशन डाल दें। हर चैप्टर के एक कोटेशन याद कर लिया आपने, अगर आपके पास नहीं है, नोट्स में वैसे मैंने डाला है, नहीं तो जिसके पास नहीं है वो PDF में भी ले सकता है, क्योंकि पुराने नोट्स में नहीं था, कि हर क्वेश्चन के एंड में आप कोटेशन डाल दें। उससे क्या होता है, एक खूबसूरती आ जाती है हमारे जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर। ऐसे लिखा तो उसके एंड में एक कोटेशन डाल दिया, किसी का भी नेट से सर्च करके, नोट से, कहीं से भी, इससे एक ब्यूटिफिकेशन हो जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, इससे भी नंबर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइटिंग क्लियर बनाएं, ब्लॉक राइटिंग में लिखें, क्लियर राइटिंग में लिखें, बहुत खूबसूरत राइटिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक राइटिंग में लिखें। जैसे अगर आपको केमिस्ट्री लिखनी है तो आप केमिस्ट्री को आप ऐसे लिख दो, बहुत सारे बच्चे बोलते सर इसमें तो फेल कर देगा हमें, इतनी बच्चों वाली राइटिंग, ऐसी कोई बात नहीं है, क्लियर राइटिंग होनी चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम इसको एकदम केमिस्ट्री को इस तरह से घुमा कर लिखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल इस तरह से आप इस तरह से चीज़ों को, ज़रूरी नहीं एकदम इस तरह से घुमा कर आप लिख रहे हैं चीज़ों को, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे बच्चे ना ऐसे करके केमिस्ट्री लिख रहे होते हैं, ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे केमिस्ट्री लिखो, ज़्यादा नंबर इसमें मिलेगा, इसमें कम नंबर मिलेगा, इसमें ज़्यादा नंबर मिलेगा। सही बता रहा हूँ मैं आपको। सर खूबसूरत तो ये लग रहा है, खूबसूरती के नंबर, सफाई के नंबर है, प्रेजेंटेशन में सफाई रखो, ब्लॉक राइटिंग यूज़ करो, समझ गए ना, कि आप इस तरह से कोई खूबसूरती दिखाओ। और जिनके ब्लॉक राइटिंग होती है नंबर उसी में ज़्यादा मिलते हैं। हाँ, लोग बोलेंगे यार तो नर्सरी के बच्चों की राइटिंग है, KG का बच्चा ऐसे लिखता है, कोई मसला नहीं है, नर्सरी KG नंबर इसी में मिलेंगे आपको। लोग मजाक बनाएंगे आपकी राइटिंग का कि यार तुम तो 1 क्लास के बच्चे की तरह लिख रहे हो, बट नंबर उसी में मिलते हैं जितना क्लियर होगा। जितना आसान बनाओगे आप चेकर को चेक करने के लिए, उतना ज़्यादा नंबर वो आपको देंगे। और उनको लगेगा ना कि समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो रैंडम नंबर देकर चले आएंगे। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि जब मुझे राइटिंग समझ में नहीं आ रही होती तो मैं नंबर ऐसे ही काट देता हूँ। अब समझ ही में नहीं आ रही, पढ़ेगा कौन उसको, आप ऐसे ही 1-2 नंबर काट दो, उसमें उठा के क्या ज़रूरत है चेक करने की। हाँ, खूबसूरत लिखा हुआ है ना, क्लियर लिखा हुआ है तो 1-2 बार उसको पढ़ लेते हैं ना तो समझ में आ जाता है, जल्दी चेक हो जाता है उससे। तो कभी भी आंखों को अजियत मत दें चेक करके, वो आपका रिश्तेदार थोड़ी ना है जो आपको नंबर बांट देगा, वो तो आपको लोगों को राइटिंग गलत मिलेगी, वो आपको नंबर ऐसे कट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें। अच्छा, इसके बाद क्या है कि मैंने जो है ना वो सैम्पल पेपर भी मैंने उसमें बनाया था, ये पुराना है लेकिन मैंने उसका पिक्चर शेयर किया हुआ है कि किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए कॉपी में, एग्ज़ाम कॉपी में किस तरह से वर्कआउट होना चाहिए। ये मैंने खुद ही इसको लिखा था और लिख कर फिर मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। जैसे सेक्शन बी, आपको सेक्शन ए तो आपको हमारे शीट में होता है, वो तो सेक्शन ए तो आपका शुरू भी नहीं होगा, वो आपको शीट मिलेगी बबल शीट, उसमें आपको सर्किल करना पड़ता है, सुना होगा आपने, उसके थ्रू होता है। मतलब कोई सेक्शन ए अब आपको इसमें नहीं लिखना। सेक्शन बी जो होता है ना बेटा, शॉर्ट, जैसे आपने सेक्शन बी लिखा, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की हेडिंग डाली, सब सेक्शन 1 लिखा, अब वो प्रोज सेक्शन या जो भी है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 लिखा, बीच में इस तरह से देखो अच्छा खासा स्पेस आपके से कैप्चर हो रहा है, पहली बात, और खूबसूरती भी आ रही है आपके काम में, बजाय इसकी कि एक लाइन में सेक्शन भी लिखा, अगले लाइन में शुरू कर दिया। बी पेज आप जितना मर्जी उतना ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर। तो कहने का मकसद है कि आप थोड़ा सा खूबसूरती से काम करें, ज़्यादा बेहतर। आप जब भी क्वेश्चन 2 का 1 जैसे आ गया, आप चैप्टर का नाम लिख दिया, ज़्यादा ज़रूरी ही नहीं होता है, लिखेंगे तो इससे बेनिफिट होता है, अच्छा खूबसूरत लगता है। जैसे चैप्टर का नाम लिख दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये ओल्ड बुक था फर्स्ट ईयर की, उससे मैंने डाला है, न्यू बुक में तो ये सब नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद और ऑथर का नाम है सर जॉन वॉल्टन, ऐसे आपने लिख दिया। इसके बाद आपने फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन लिख दिया, पूरा कंप्लीट आंसर लिख दिया। अब आंसर के अंदर कोई डेट वगैरह आ रही है, कोई शहर का नाम आ रहा है, आपने उसको पॉइंटर से लिख दिया। कोई चीज़ जो प्रोमिनेंट है जिसको हाईलाइट करना, उसको जैसे मैंने 23 मार्च 1940 को लाहौर को मैंने पॉइंटर से लिख दिया, बाकी मैंने ब्लू पेन से यूज़ कर लिया। तो ये एक तरीका ऐसे मैं बता रहा हूँ, आप इससे बेहतर भी परफॉर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ें। अब देखिए इसके बाद क्या किया कि जब मैंने यहाँ पर आंसर खत्म कर दिया तो मैंने एक लाइन छोड़कर यहाँ पर कोटेशन लिख दी कि नो पावर ऑन अर्थ कैन प्रिवेंट पाकिस्तान
और उसके बाद डैश लगा कर लिख दिया कायदे आज़म, कि कायदे आज़म की कोटेशन है। तो बेहतर होता है। उससे क्या होता है, देखो यहाँ से ज़्यादा पूरा एक सवाल खूबसूरत लग रहा है कि कोई पढ़ने वाले बच्चे ने लिखा है, और ऐसे चेकर भी खुश होकर नंबर दे रहे होते हैं, और आप 85+ को जो है ना आप गेन करते हैं, 90 तक आप मूव स्कोर कर पाते हैं इससे, अगर आप ऐसे लिखो। आगे बढ़ो, और देखो लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है आंसर की। अब देखो क्वेश्चन 2 है, अब क्वेश्चन 2 आ गया। अब देखो लेंथ कितनी, इतनी ही लेंथ है, 1 2 3 4 5 लाइन लिखा है बस। और इसमें भी देखो दो तरफ से मार्जिन दी हुई है हमने यहाँ पर, एक मार्जिन लेफ्ट साइड पे दी हुई है, एक मार्जिन यहाँ पर राइट साइड पर। वैसे बोर्ड में तो आपको एक्चुअल मार्जिन दिया बहुत एक साथ, मतलब बोर्ड में तो मार्जिन होते हैं तो वहाँ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें नहीं थी मेरे पास तो मैंने मार्जिन बना दिया। अब क्या बेटा इसके अंदर के लाइक क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 हो गया। चैप्टर का नाम बाय बैंक अकाउंट, ऑथर है स्टीफन लीकॉक, और फिर हमने यहाँ पर लिख दिया $50 को मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया ब्लैक पॉइंटर से। उसके बाद फिर मैंने एक कोटेशन डाल दी, फेयर इज़ द एक्रोनिम ऑफ इमोशंस अपीयरिंग रियल। उसके बाद अगर आपको नहीं पता, जैसे ये मेरा अपना कोटेशन मिसाल के तौर पर, ये मैंने खुद ही कोटेशन बनाया कि फेयर जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म है फेक इमोशंस अपीयरिंग रियल के। आप ये उसके बाद ये मेरा अपना है तो अपना नाम लिख देंगे, मुझे एनोनिमस लिख दिया। कि आपको नाम नहीं याद आ रहा तो आपने इस तरह से लास्ट में एनोनिमस लिख देना, तो वो थोड़ा सा छुप गया है। क्लियर है? अगर आपको नहीं पता कोटेशन किसने दिया तो एनोनिमस लिख दिया, मतलब ना मालूम, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखो अब क्वेश्चन जब एंड करके नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, इसका भी एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इस तरह से एक क्वेश्चन करने के बाद इस तरह से अंडरलाइन डाल दिया। तो देखो मैंने जिस तरह से एक बोल्ड और एक एक बोल्ड करके और एक थिन करके अंडरलाइन मैंने डाल दी है, इस तरह आप अंडरलाइन डाल दो। इससे क्या होगा कि एक सवाल दूसरे सवाल से अलग हो जाएगा, पता लगेगा कि आपने सवाल ख़त्म कर लिया है और नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इसका खूबसूरती अलग आएगी और नंबर देने में आसानी होगी चेकर को। कभी कभार वरना ना 2 सवाल को एक साथ चेक कर देते हैं वो, क्योंकि हम हमारे बच्चे ना एकदम क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। अब उतना कोने में ढूंढना चेक करेगा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ, बीच में लिखो ऐसे करके, और हर क्वेश्चन के बाद ऐसे एक अंडरलाइन डाल दो ताकि अंधे को भी दिखाई दे ये सवाल यहाँ पे एंड हो गया, ताकि नंबर आपके ना कटे ना बिला वजह, क्योंकि कॉपी तो एंड में दिखाएगा कोई नहीं आपको नंबर कहाँ कटे। अपने तौर पे आप कोशिश करो कि ना कटे। सही, आगे बढ़ो। इसी तरह सबसेक्शन 2 स्टार्ट किया तो उसमें फिर आपने वो जो भी पोइट्री बुक है उसका नाम लिखा, क्वेश्चन 2 का 5 पोम का नाम लिखा, लूसी ग्रे पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, और ये आपने इस तरह से लूसी ग्रे के पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया जो भी सवाल आया हुआ। आगे बढ़े, तो लूसी ग्रे से यहाँ पर ख़त्म हुआ। एंड में मैंने दिया थिंग ऑफ ब्यूटी द जॉय फॉर एवर, जॉन कीट्स की एक जो है ये कोटेशन है। कोटेशन बहुत सारी हो सकती है, आप अपनी तरफ से निकालें। अगर आपको ये मुश्किल लगता है आप जो है बेटा वो उससे निकाल लें, इंटरनेट से निकाल लें, बहुत कोटेशन मिल जाएगी। चैट जीपीटी से पूछ लें, वो आपको दे देगा। आगे बढ़ें, ठीक है बेटा। ये तो कंप्लीट हमारे पास यहाँ पर पेपर हो गया। अच्छा, ये जो था ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास तो जाहिर सी बात है कि नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं। बाकी जो बच्चे मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं लेक्चर्स को, उनके पास नोट्स नहीं है, या इस कंप्लीट टारगेट पेपर को उनको अगर PDF चाहिए, इसके सोल्यूशन चाहिए पूरा, तो ये नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, तो वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके वो ले सकते हैं। बाकी आपके पास है तो आपको तो वैसे ही मिल जाना है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई बात बेटा? ये वो तरीके हैं, अगर आप इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से करोगे तो इंशाल्लाह आपके नंबर आपके मैक्सिमम आएंगे। और ये आपको भी पता है कि सर ने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें डिटेल्स बताई यहाँ पर, बहुत काम की डिटेल्स हर तरह से बता दी मैंने आपको, ताकि आपको किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरी सुने और मेरी बात पर अमल करके तैयारी करते रहें, और नंबर इंशाल्लाह आपके अच्छे से अच्छे के। जो इंग्लिश उर्दू ये वो 2 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको गिराते हैं, आसमान से ज़मीन पर धक्का मारते हैं आप, उर्दू और ये इंग्लिश। बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो में आपका अच्छा आ रहा हो, इस्लामियत में भी अच्छा आ जाता है, लेकिन उर्दू और इसमें है ना ये आपके 5-5, 10-10% गिरा देता है। तो ये इसमें अगर आप थोड़ी मेहनत कर लो तो आपके नंबर लाने के चांसेस बढ़ेंगे। बात समझ आ गई बेटा?